हेलो वेलकम। देखो यार, पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली थी। तो आज यहाँ पे हम 3.3 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो सीखने वाले हैं। मतलब 3.3 तो हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन 3.3 को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं, साथ ही साथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो ये सभी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं 20, 21, 22 इनको भी समझेंगे। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो आप मान के चलो कि आप जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है उसको सोल्व कर लोगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। देखो इसको समझना काफ़ी आसान है। ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ये मतलब है कि आप रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सीधी सी बात ये लिखी हुई है कि अगर आप इंटरचेंज कर दो, ठीक है, अगर आप इंटरचेंज कर दो रोज़ को और कॉलम्स को आपस में, मतलब जो कॉलम था उसे रो बना दो और जो रो थी उनको कॉलम बना दो, तो जो एक नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो पुरानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देखो, इसमें जो पहली रो है उसके एलिमेंट हैं 3 और 5। अब आप क्या करो, इसका कॉलम बना दो। मतलब जो ये रो में था 3, 5, ये आपने यहाँ कॉलम वाइज लिख दिया। इसी तरह से जो इसका दूसरा रो है, जो इसकी दूसरी रो है, इससे आप यहाँ पे कॉलम बना दो, ठीक है, √3 और 1। और इसी तरह से जहाँ पे इसकी तीसरी रो है, ठीक है, इसका आप कॉलम बना दो, यानी कि 0 और -1/5, ठीक। तो अब आप देखोगे कि जो ये ए मैट्रिक्स थी ना, इससे एक नई मैट्रिक्स हमें मिली जो कि ए का ट्रांसपोज कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि अगर इसका ऑर्डर था 3/2 तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी रोज़ थी वहाँ पे उतने कॉलम बन जाएंगे और यहाँ पे जितने कॉलम थे वहाँ पे उतने रोज़ बन जाएंगे, ठीक है। एक और बात आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर एलिमेंट थे इसके, मान लो जो भी इसके एलिमेंट थे, मान लो अगर मैं इसको, ठीक है, मैट्रिक्स ए को, ठीक है ना, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ कि इसके एलिमेंट है AIJ, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट ith रो और jth कॉलम में था, जब आपने इसका ट्रांसपोज निकाला होगा तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, ठीक है, वो एलिमेंट jth कॉलम और ith रो में चला गया होगा, ठीक है। और ऑर्डर तो जाहिर सी बात है, अगर इसका ऑर्डर m/n था तो इसका ऑर्डर n/m हो गया होगा। इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इतना सारा तामझाम लिखा हुआ है। अब हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को या तो इस तरह से दिखाते हैं या फिर इसके ऊपर एक छोटा सा कैपिटल T लिख दो, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है कि भाई जो ए मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज निकाला गया, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब क्या है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो, ठीक है, एक सिंपल सा और उदाहरण लेते हैं कि मान के चलो आपको एक मैट्रिक्स मान लो B दी जाए, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपको B दे दी गई है 2, 3, 4 और यहाँ पे 1, 2, 5, ठीक। अब अगर आपसे इसका ट्रांसपोज पूछा जाए तो आप कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो पहली रो थी उससे पहला कॉलम बना दो। जैसे पहली रो में क्या आ रहा है 2, 3, 4, तो इससे एक कॉलम बनाओ 2, 3, 4, ठीक है। इसी तरह से जो इसकी सेकंड रो थी इससे इसका सेकंड कॉलम बना दो, है ना, यानी कि 1 to 5 का कुछ इस तरह से कर दोगे आप, ठीक है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 रोज थी एंड 3 कॉलम थे, तो ये 2/3 का ऑर्डर है। जबकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 3 रोज हो गई हैं एंड 2 कॉलम्स हो गए हैं, तो इसका ऑर्डर 3/2 बन गया है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट उठा के आप देख लोगे, जैसे कि मान लो इसकी बात करूँ तो यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं AIJ से कंपेयर करूँ तो फर्स्ट रो और कौन सी कॉलम है यहाँ पे, सेकंड कॉलम है। जबकि यहाँ पे आप उठाओगे जैसे इसका, है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। जबकि यहाँ पे देखोगे यही 3 था, यहाँ पर क्या हो गया है कि भाई जो इसकी रो है वो सेकंड हो गई है, कॉलम फर्स्ट हो गया है, यानी कि 1, 2 से 2n हो गया। इसीलिए अगर ये AIJ था तो यहाँ पे आप समझो ये AJI हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें समझने में कुछ खास दिक्कत होगी नहीं क्योंकि बहुत ही आसान सी चीज़ थी, हमने समझ ली। चलिए अगला देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो ट्रांसपोज होता है ना किसी मैट्रिक्स का, उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और फिर उस ट्रांसपोज का भी आपने ट्रांसपोज कर दिया तो वापस से वो पहले वाली मैट्रिक्स ही मिल जाती है आपको, है ना। जैसे कि आपके पास मान लो, ठीक है, आपके पास ए मैट्रिक्स थी,
ठीक। अब इस ए मैट्रिक्स से आपने ए का ट्रांसपोज निकाला, आप फिर से अगर इसका ट्रांसपोज निकाल दोगे तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूँ इसके दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लो, ठीक है, यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे के कोई कांस्टेंट है और आपने किसी मैट्रिक्स ए से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए का के टाइम्स निकाल लिया। अब आपने इस पूरे का ट्रांसपोज निकाला, तो ये बराबर आता है कि आप सिर्फ ए का ट्रांसपोज पहले निकाल लो, बाद में उसको के से मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों चीज़ सेम टू सेम होती हैं। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। अभी जब इन पर क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने a प्लस बी किया और उनका होल ट्रांसपोज निकाला, तो ये बराबर होता है कि आप इनका अलग अलग ट्रांसपोज निकालो और फिर ऐड कर दो। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें याद रखने वाली चीज़ है जो, वो है चौथा, है ना, क्योंकि इनमें तो गलतियाँ नहीं होती हैं, पर जल्दीबाजी में हम यहाँ गलती कर जाते हैं एग्ज़ाम में। चौथे में क्या है, ध्यान से देखना कि अगर आपके पास ए बी का ट्रांसपोज है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना, ये इसके बराबर नहीं होगी। आपने फिर से ए बी लिखा और इनका ट्रांसपोज लगा दिया, ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे उल्टा कर देना है इनको। मतलब यहाँ पर बी ट्रांसपोज पहले आएगा और ए ट्रांसपोज बाद में, तो यानी कि बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हुआ है ए ट्रांसपोज के साथ। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, यहाँ पे ज़्यादातर एरर हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो एक एग्जाम्पल करते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उन्हीं को वेरीफाई करना है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स आपको इस क्वेश्चन में गिवन है और आपको कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट में क्या वेरीफाई करना है अपने को, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज वापस से ए दे देता है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, देखो आपके पास यहाँ पर, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में क्या है भाई, पहली रो है 3√32 और दूसरी रो है 420। ठीक है, जाहिर सी बात है इतना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकालने बैठूँ तो मुझे क्या करना है। मैंने भी तो बताया आपको कि जो रो है उनका कॉलम बना दो, जो कॉलम है उनका रो बना दो। जैसे कि यहाँ पर ये है फर्स्ट रो, इसका कॉलम बना दो, यानी कि ये 3√3 और 2, और ये है इसका सेकंड रो, फिर से इसका सेकंड कॉलम बना दो, यानी 420। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 420। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमसे बोला क्या गया है कि भाई ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करना है, तो यानी कि यहाँ, ठीक है, ये जो ए ट्रांसपोज था इसका अगेन ट्रांसपोज कर दो, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया। मतलब जो भी ए ट्रांसपोज की वैल्यू थी इसका दोबारा से आपको ट्रांसपोज निकाल के नीचे लिखना है। तो इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो वापस से इससे जो रो मिली है आपको, इससे कॉलम बना दोगे और यहाँ पे जो सेकंड रो है इससे सेकंड कॉलम बना दोगे और थर्ड से थर्ड बना दो, थर्ड रो से थर्ड कॉलम। ठीक है, अब आप देखोगे कि यार ये चीज़, ठीक है, ध्यान से देखो, ये चीज़ तो यही तो है ना, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के ही तो बराबर होता है। तो अगर ये चीज़ उसी के बराबर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ भैया कि यहाँ पे ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का वैल्यू जो आएगा वो ए ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, और अगली चीज़ समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। देखो ये भी काफ़ी आसान सा है जो एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है तो इसको वेरीफाई कर दो। अभी जो हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए बस आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए दो मैट्रिक्स को। ठीक है, वो मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पर देखो अपने पास, ठीक है, ए और बी है, मैं डायरेक्ट ना ए बी निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, ए बी, ठीक है, तो ए मैट्रिक्स क्या है, ये रही, जहाँ पर है -2 4 5। इसका प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, बी के साथ, और बी मैट्रिक्स ये रही 1 3 -6। याद करो मैंने कहा था कि भाई दो मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो इनका ऑर्डर देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और यहाँ पर टोटल 1 ही रो है और 3 कॉलम है।
तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे तो इसका कॉलम 1 है, वहाँ पे उसकी रो 1 है, तो ठीक है। और जो रिजल्ट आता है ना, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी यानी इनका प्रोडक्ट करने के बाद, वो कैसे पता लगता है कि भाई इसकी रो कितनी है और उसका कॉलम कितना है। यानी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी इनका प्रोडक्ट निकालने के बाद वो 3/3 की होगी। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो यार चलो इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑर्डर ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये समझाने के लिए था, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैंने क्या कहा जब मैंने प्रोडक्ट सिखाया था आपको कि यार आपको बस कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले का जो रो है उसको तीर मारना है और दूसरे वाले के कॉलम को तीर मारना है, इसका रो उसका कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके रो में क्या आ रहा है -2 और उसके पहले कॉलम में क्या आ रहा है 1, तो -2 × 1 कितना हो जाएगा -2। अब सोचो अगर इस रो में कोई और एलिमेंट होता और इस कॉलम में कोई और एलिमेंट होता तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते और यहाँ प्लस में लिखते, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना, तो मतलब ये यहीं पे होगी। और जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि रिजल्ट कहाँ पे लिखें, तो आप देख लो कि जिनको आपने मल्टीप्लाई किया वहाँ पे रो कौन सी थी, कॉलम कौन सा था। यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, यानी कि ये 1 1 पे आएगा। ठीक है, इसी तरह से पहली रो दूसरा कॉलम, तो यानी कि -2 × 2 में 3 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, और इसी तरह से पहली रो तीसरा कॉलम, तो -2 × -6 कितना हो गया -12। मैंने कहा कि भैया जब भी आप कंफ्यूज हो कि कहाँ पे लिखें तो आप देख लेना यहाँ पे रो कौन सी है, पहली, यहाँ पे कॉलम कौन सा है, तीसरा, यानी कि रो 1 कॉलम 3, रो 1 कॉलम 3 पे इसका जो रिजल्टिंग आंसर आएगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मैं पहले मिटा दूँ। ठीक, इसी तरह से अब आप क्या करोगे, अब आप आओगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी दूसरी रो और इसका पहला कॉलम, तो 4 × 1 कितना हो गया 4। ठीक है, फिर वही रो दूसरा कॉलम, 4 × 3 कितना हो गया 12। इसी तरह से 4 × -6 कितना हो जाएगा -24। फिर थर्ड रो की बारी आएगी, थर्ड रो पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 1 कितना हो गया 5, फर्स्ट से हो गया, सेकंड पे आएंगे, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, फिर 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 और साथ में माइनस भी। तो ये अपने पास तो ए बी आया ना, अभी ये भी जो हमने निकाला, क्या चीज़ है ये तो ए बी है। हमें क्या बोला गया था वेरीफाई करने को कि ए बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट होगा। तो चलो पहले ए बी का ट्रांसपोज यहीं पे निकाल लेते हैं यार, है ना, ए बी हमें पता ही है, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज मतलब जो भी ए बी मैट्रिक्स है ना, इसके रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसकी पहली रो जो भी है इसके पहला कॉलम बना दो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या, अच्छा ये +12 आएगा, याद रखना, -2 × -6 +12। ठीक है, वो प्लस का 12 है, माइनस का नहीं। अच्छा, और आ गया जो, फिर यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, 4 12 -24, फिर यहाँ पे आ जाओ 5 15 -30। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक, अच्छा एक और चीज़ हमसे बोली थी भाई, इसको बराबर जो दिखाना है वो क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज × ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यार एक काम करो ना, एक काम करो, यहाँ पे आप बी ट्रांसपोज निकाल लो। भाई बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी क्या है 1 3 6, तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसी रो से कॉलम हो जाएगा 1 3 -6। ठीक है, इनटू में ए ट्रांसपोज है, मैं ना डायरेक्ट कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, है ना, अलग से निकाल के नहीं दिखा रहा आपको। यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, इनटू में ए ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। ठीक है, ए ट्रांसपोज मतलब ए क्या है, ये चीज़ कॉलम वाइज दी गई, इसको रो बना दो। ठीक है, तो रो बनाओगे तो क्या हो जाएगा -2 4 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि भैया इसका रिजल्ट आएगा क्या, आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 1 × -2 यानी -2, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 × 4 क्या हो जाएगा 4, फिर पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, हाँ जब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, किसी एक से ज़्यादा एलिमेंट हो एक रो में और यहाँ एक कॉलम में, तो मल्टीप्लाई आपने किया होगा। वन सिंगल वाला मल्टीप्लाई आप करते हो ना पहली बार, आपको अजीब लगता है, कहीं इसमें कुछ और जोड़ना तो नहीं था,
ठीक है, वो प्रैक्टिस के साथ दिमाग में आ जाएगा आपके। ठीक है, फिर यहाँ पे ये रो ये कॉलम, तो 3 इंटू में -2 कितना हो जाएगा -6, फिर 3 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 12, फिर 3 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 15, फिर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 12, फिर कितना हो जाएगा -24, फिर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ज़रा देखना क्या दोनों चीज़ सेम आई है क्या। इसको मान लो अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 2 को देखो, -2 4 5 बिल्कुल सेम टू सेम, -6 12 15 बिल्कुल सेम टू सेम, 12 24 -30 यहाँ पे क्या हो गया है 6 5 ठीक है -30 है। ठीक है, तो मतलब दोनों चीज़ सेम है। फ्रॉम 1 and 2 हम बोल सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कि भैया जो भी चीज़ ये थी यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज जो था, जो ये था, ठीक है, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो इधर कर देता हूँ। ठीक है, जो ये था, ठीक है, ये चीज़ बराबर आ गई है इसके, यानी कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, और यही हमें शो करना था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, वो ले लेना। ठीक, थोड़ा जूम करके, ठीक है, क्योंकि मैंने जूम आउट कर दिया, तो जूम करोगे साफ साफ दिखने लग जाएगा। पहले हम यहाँ तक चलें, ठीक है, ये स्टेप पहले हमने सॉल्व किया है और फिर हम ये वाला। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और अब अगला कॉन्सेप्ट मतलब बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको ट्रांसपोज आना चाहिए, क्योंकि कहानी उसी से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पर सिंपली समझो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, तो तामझाम लिखा है, इसको पढ़ते रहना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी और आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो और आप देखो कि इसका ट्रांसपोज ही इसके बराबर आ जा रहा है। याद रहे मैंने 2 बार ट्रांसपोज नहीं निकाला भाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए के बराबर होता ही है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। याद रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार ही निकाला गया ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का और उसमें कोई चेंज ना आया। कहने का मतलब है भाई ए का ट्रांसपोज ए कब देगा, जब उसको ट्रांसपोज से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, मतलब कि जो था वही रहा ट्रांसपोज निकालने के बाद भी। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, आपके पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ, ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी निकालूं तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ना। देखो यहाँ पर जो पहली रो है इससे मैं क्या करता हूँ, पहला कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, √3 2 3। ठीक, इसी तरह से जो इसका सेकंड रो है इससे मैं इसका सेकंड कॉलम बनाता हूँ 2 -1.5 -1, और जो इसकी थर्ड रो है उससे मैं इसका थर्ड कॉलम बनाता हूँ। क्या कोई चेंज हुआ? नहीं, ये चीज़ तो यही रही, मतलब इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी ये ए ही रहा, इसको ट्रांसपोज से फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये ए मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया, यानी कि जिसमें ट्रांसपोज निकालने पे कोई फ़र्क ना पड़े, जो मैट्रिक्स पहले थी वही रहे। ठीक है, इसमें ख़ास बात आप क्या देखते हो, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो तो इसमें आप ख़ास बात देखते हो कि जो अपर डायगोनल वाला एलिमेंट भूल जाओ, जो अपर ट्रायंगल है इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल डायगोनल के ऊपर, और जो लोअर ट्रायंगल है ये एक दूसरे की मिरर इमेज जैसा होता है। मतलब क्या, ध्यान से देखो, जैसे अगर हम शीशा रख दें तो इसकी फ़ोटो यहाँ बनेगी, इसकी इमेज, ठीक है, और इसकी इमेज देखो यहाँ बनेगी, है ना, इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो मतलब कि ये एलिमेंट देखो सेम टू सेम ही होते हैं, तभी तो इधर का इधर आएगा, उधर का इधर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। डायगोनल एलिमेंट खैर कुछ भी हो वो तो वहीं रह जाता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का क्या मतलब है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ, है ना, तो इसका यही तो मतलब हुआ। देखो इसका ये मतलब होता है कि भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स में AIJ जो होता है वो AJI के ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम से चेंज किया जाता है, यानी कि जो ith चीज़ थी वो jth पे चली जाएगी। तो IJ को उल्टा भी कर दोगे JI तो सेम एलिमेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका एड्रेस निकालने बैठूँ तो रो पहली है, कॉलम तीसरा है, रो पहली है, कॉलम तीसरा है। और अगर मैं इसी चीज़ को देखूँ यहाँ पे कहाँ था, तो
ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, जब उसका ट्रांसपोज निकाला गया, ये 3 यहाँ आ गया होगा, भाई इसका ट्रांसपोज निकालो ये मिलेगा, उसका निकालो ये मिलेगा, एक ही बात है कहने का मतलब। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रो तीसरा हो जाएगा, कॉलम पहला हो जाएगा, दोनों 1 3 और 3 1 पे सेम चीज़ मिलेगी आपको। ऐसी कहीं भी देख लो आप, जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, ये तो रो सेकंड है, कॉलम थर्ड है, 2 3 पे है, यहाँ पे 3 2 पे देख लो, 3 2 मतलब 3 2, वही चीज़ मिल रही है -1 -1, ठीक है। तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सेम ही रहते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुआ है तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक बस इससे थोड़ा सा ही अलग है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे वहाँ पे मैट्रिक्स का कोई फ़र्क ना पड़ रहा था, मतलब जो मैट्रिक्स थी वही था, यहाँ पे ये होगा कि अगर बी मैट्रिक्स मान लो आपके पास है, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, आपको मिला बी लेकिन माइनस के साथ, यानी कि जब ट्रांसपोज निकालने पे मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाए तो वो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज निकालें और वो जो मैट्रिक्स पहले थी उसका नेगेटिव हमें मिले, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे कि ये मैट्रिक्स देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ और मैं इसका ट्रांसपोज निकालने बैठूँ, तो भाई इसकी पहली रो से पहला कॉलम बनाया तो ये चीज़ मिल गई मुझे, सेकंड से सेकंड कॉलम बनाया तो ये चीज़ मिल गई मुझे, थर्ड से ये मिल गया मुझे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हर एलिमेंट का साइन बदल गया है। भाई 0 तो न्यूट्रल नंबर है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, उसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। ई से -ई हो गया, एफ से -एफ हो गया, -ई से +ई हो गया, -एफ से प्लस है। आप हर एक एलिमेंट देख सकते हो। इसका कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोज निकाला हमने, उससे सिर्फ क्या फ़र्क पड़ा, मैट्रिक्स नेगेटिव हो गई। यानी कि जहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल जाए कि उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें उसका नेगेटिव मिल जाए, तो समझ लो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें 2 चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें डायगोनल एलिमेंट को तो हमेशा ही 0 होना पड़ेगा। डायगोनल समझते हो ना, यहाँ पे एक ही होता है, 2 डायगोनल मतलब कितना, जैसे रेक्टेंगल में लिखते हो। डायगोनल मतलब इसमें आई और जे सेम हो, जैसे ये 1 1 पे है, ये 2 2 पे है, ये 3 3 पे है, पहली रो पहला कॉलम, जौन सा रो रहेगा वही वाली कॉलम रहेगी। ऐसे एलिमेंट जहाँ जहाँ आएंगे वो सब मिलकर एक डायगोनल बनाएंगे। जैसे पहली रो पहला कॉलम, इस एलिमेंट की खास बात क्या है कि जिस रो में है उसी कॉलम में है, मतलब नंबर वाइज देखें तो सेकंड रो में है, सेकंड ही कॉलम में है। इसकी क्या खास बात है, थर्ड रो में है, थर्ड ही कॉलम में है। तो वो एलिमेंट जिनका एड्रेस में आई और जे सेम रहते हैं वो मिलकर डायगोनल बनाते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा यहाँ पे 0 आएंगे, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकती है। दुनिया की कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उठाओगे तो डायगोनल एलिमेंट 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि अगर 0 के अलावा कुछ और दिख गया और क्वेश्चन पूछे कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो देखते ही बोल दो कि नहीं भाई, डायगोनल में तो 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे, ठीक है, ए आई जे है, तो ये -जे आई के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी बात है, मतलब क्या कि ये चीज़ तो खैर सब जगह ही एप्लीकेबल होगी, इसके लिए भी होगी ना, भले 0 को माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, बट -0 तो लिखा ही जा सकता है, ठीक है, रहेगा वो 0 ही, ठीक है। हालांकि उसको हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, याद रखना। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन से पहले थ्योरम बहुत आसान सी चीज़ है भाई। थ्योरम में देखो क्या है, ये जो थ्योरम 1 दी गई है आपको, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो और आपने उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हो, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो कैसी मैट्रिक्स होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। वो कैसी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर आप यहाँ पे उल्टा करो इसका, मतलब जोड़ो नहीं बल्कि घटा दो, ए में से ए ट्रांसपोज अगर आप घटा दो तो फिर से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, और ये जो मैट्रिक्स होगी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो फिर से अब ये चीज़ कहाँ काम आती है, जब आपको लिखना होता, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपके सामने एक मैट्रिक्स रख देंगे, मान लो ए मैट्रिक्स, और कहेंगे इसको 2 ऐसी मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखा दो जहाँ पे एक तो सिमेट्रिक हो, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएगा अभी, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, ऐसा हम वहीं कर पाएंगे जहाँ पर ए क्या होगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी,
ठीक है। यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि जो ए होनी चाहिए ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक, ये भी बात याद रखना। ठीक है, अच्छा स्क्वायर ही क्यों होना चाहिए, आप अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे आपको पता लग जाएगा कि स्क्वायर ही क्यों होना चाहिए। क्योंकि यार जब ट्रांसपोज निकालोगे तो रो कॉलम में चेंज होंगी, कॉलम रो में चेंज होगा। अगर नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो के अलग अलग हुई तो हो सकता है उनका ऑर्डर बदल जाए। तो अगर ए का ऑर्डर कुछ और होगा, उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद ऑर्डर कुछ और हुआ तो जुड़ेंगी नहीं ना। क्योंकि सम के लिए क्या चाहिए भाई, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दोनों का ऑर्डर तभी सेम हो सकता है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स रही हो। मान लो अगर स्क्वायर ना हो, ये 2/3 का हो, तो इसका ऑर्डर 3/2 का हो जाएगा, आपस में सम निकलेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। इसीलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितनी रो, मान लो ये 2/2 की है तो इसको उल्टा करोगे तब भी 2/2 रहेगी। अगर ये 3/3 की है तो रो ट्रांसपोज करो, मतलब रो कॉलम में बदलोगे ट्रांसपोज निकालने के लिए तब भी वही रहेगा। इसीलिए वो स्क्वायर वाली कंडीशन है। ठीक, अच्छा एक और चीज़, अगर आपको ये प्रॉपर्टी ये देखना कि ये मतलब हो कैसे रहा है, ठीक है, मतलब ए और ए ट्रांसपोज अगर हम जोड़ रहे हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही क्यों आ जा रही है, अगर इसको प्रूफ करना देखना हो तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, सिंपली समझ लो, मैं पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, रफली आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मैंने क्या बोला, जब भी किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जोड़ा जाए तो जो नई मैट्रिक्स जुड़ के आएगी उनका सम जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। मतलब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, इसको मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको किसी के बराबर मान लो कि ये बी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अब मतलब मुझे बी मैट्रिक्स जो इनको जोड़ के आएगा वो बी मैट्रिक्स है, तो मुझे बी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, यही तो मतलब हुआ। या फिर इनके सम को सिमेट्रिक दिखाना है, एक ही बात है, दोनों बराबर है। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। मैंने यहाँ लिखा बी ट्रांसपोज। अच्छा, कैसे आइडिया लग रहा है कि दोनों तरफ ट्रांसपोज ही लेना है, ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई अगले स्टेप हम यही करेंगे या फिर इसी तरीके से प्रूफ होगा। आपके दिमाग में कैसे आया, आपका ये सवाल हो सकता है ना कि मेरे दिमाग में कैसे आया, फिर जिसने भी प्रूफ किया उसके दिमाग में कैसे आया। सीधी सी बात है यार, जो भी मैट्रिक्स थी अगर उसको उसके ट्रांसपोज के बराबर प्रूफ करोगे तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी ना। मतलब कहानी में अगर बी है और बी को मुझे सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, कहानी में अगर ये है और इसको मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है तो इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और वापस से मुझे ही लाना होगा, बस। तो यहाँ से आपको क्लू मिल जाता है कि अगला स्टेप ऐसे ही शुरू करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यार, तो यहाँ से बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर ए और प्लस में बी का सम हो और होल उनका हो तो अलग अलग आप इसको ट्रांसपोज निकाल सकते हो। यानी इसका ट्रांसपोज आपने अलग निकाल दिया, प्लस जो यहाँ पे ए ट्रांसपोज था उसका ट्रांसपोज आपने अलग निकाल दिया, है ना। खतरनाक सा ये बन गया, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हो, इतना तो ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ए ट्रांसपोज तो चलो अपनी जगह रहेगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब आप जरा देखना, ये अपनी पहली इक्वेशन हुई, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हुई, दोनों सेम हैं भाई। ए प्लस ए ट्रांसपोज है, यहाँ भी ए प्लस ए ट्रांसपोज, आगे पीछे लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं कह सकता हूँ बी जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर होगी, बी जो है वो बी ट्रांसपोज के बराबर हो गए, मतलब बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब मैं बोल सकता हूँ, है ना। ऐसे ही आप अगला वाला भी कर लेना यार, हो जाएगा। अब देखो, जो ये थ्योरम 2 है वो हमें क्या बताती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो करेंगे कैसे, उसके लिए सीधी सी बात है, आप ऐसे याद रख लेना कि भैया आपके पास अगर मान लो कोई है ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो क्या आप यहाँ पर, ठीक है ध्यान से देखना, ए को बराबर लिख पाओगे ए के, हाँ ठीक है। क्या आप ए को, ठीक है, एक काम करो डबल कर दो, 2a हो गया, a प्लस ए। लेकिन आपको सिमेट्रिक बनानी थी तो आपने ए में ट्रांसपोज एक बार जोड़ दिया और एक बार ट्रांसपोज माइनस कर दिया और इस पूरे को हाफ कर दिया। ऐसा क्यों किया, देखो पहली बात कि भाई अगर ए में ए का ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा तो ये देगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं इससे पहले वाले थ्योरम में कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में जोड़ा जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, और अगर ए में उसका ट्रांसपोज माइनस किया जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, अच्छा हाफ से डिवाइड क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि
ये चीज़ इससे कैंसिल हो जा रहा था, तो a प्लस ए 2a हो रहा था। 2a बराबर नहीं होता है के, इसीलिए मुझे हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है कि हाफ से मतलब हाफ से डिवाइड नहीं, 2 से डिवाइड, हाफ करना होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो अगर इससे थोड़ा सा और अच्छा, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस ए डैश। ठीक है, इसका डिवाइड बाई 2 अलग लिख लो। ठीक है, और इसका जो है a माइनस ए डैश, यहाँ पे इसका हाफ अलग लिख लो, है ना। जब हम सवाल कर रहे होते हैं, याद रखो, जब हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, तो ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको कोई एक मैट्रिक्स मान लो P मैट्रिक्स है, और ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, इसको एक दूसरी मैट्रिक्स मान लो Q मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे P मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक। Q मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। A मैट्रिक्स क्या है? इन दोनों के सम के बराबर। मतलब क्या, हमने A मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जिसमें से एक क्या है? सिमेट्रिक, एंड दूसरी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर होगी बात? तो सेम क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इधर करते हैं थोड़ा। इसमें कह रहा है भाई एक्सप्रेस कर दो इस मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि मुझे इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको मैं क्या बोल दूंगा, मान लूँगा भाई P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी कैसे आएगा P, वो भी दिखाऊंगा आपको। और फिर क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, जो भी मैंने क्वेश्चन में दिखाया। ठीक है, मतलब क्या, मतलब आपको एक काम करो, ठीक है, आप एक बार B उतार लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि भाई अगर B का हम, ठीक है, क्या निकाल दें? ट्रांसपोज। क्योंकि P मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, याद रखो, अभी मैंने आपको सिखाया था A प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे A नहीं है, B है, कहानी वही चलेगी, बस B बदल देना। तो B का ट्रांसपोज तो हमें चाहिए होगा ना, इसलिए पहले निकाल के रख ले रहा हूँ। तो B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ज़रा, ये हो जाएगा 2 - 4 और -1 3 4 1 -2 -3, ये हो गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने कहा लेट P = B प्लस B ट्रांसपोज का हाफ। अब हाफ क्यों कर रहे हैं, कहानी में समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट को बताया था पहले। हाफ कर दो B और B प्लस को जोड़ के। ठीक है, तो यहीं कर दो क्या? ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। तो पहले B और B डैश को जोड़ो यार। देखो 2 + 2 4 हुआ, 4 का हाफ हो जाएगा 2, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फिर -2 - 1 -3 का हाफ करोगे -3/2, -4 1 -3 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गई बात? 1 - 2 -3 का हाफ, क्योंकि B और B का ट्रांसपोज जोड़ना है और हाफ करना है। ठीक है, 3 और 3 6 का हाफ 3, 4 - 2 2 का हाफ 1, 1 और -4 -3 का हाफ, -2 और 4 यानी 2 का हाफ 1, -3 -6 का हाफ -3, ये हो गया। अब आप देखो अगर, तो ये जो P है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, चाहे यही आएगा, और ये इसीलिए हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि थ्योरम से भी हम बोल सकते हैं, अगर मैं इसको ना करके दिखाऊं ट्रांसपोज, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द थ्योरम 2 P इज सम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज, दैट्स वाई इट विल बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक तो होगी, बट अगर आपको देखना ही है तो इसका ट्रांसपोज ही निकाल लो यार, इतना लंबा लिखने से जल्दी हो जाएगा ये, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो फिर आपको लिखनी पड़ेगी ना, भाई इस थ्योरम से सिमेट्रिक हो रही है। तो इससे अच्छा यार जल्दी से हो जाएगा। देखो इसका रो कॉलम बना दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, और फिर दूसरे से कॉलम बनाओगे तो हो जाएगा -3/2 3 1, फिर इससे बनाओगे -3/2 1 -3। आप देखोगे तो सेम ही आ रहा है ना, यानी कि P बराबर आ रहा है, P बराबर आ रहा है P ट्रांसपोज के। इसका मतलब क्या है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरह से अब आप क्या निकाल लो, एक दूसरी मैट्रिक्स Q निकाल लो। Q क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए जो भी B मैट्रिक्स है उसमें से B का ट्रांसपोज घटाओ और आधा कर दो, यहाँ से आपको Q मिल जाएगा। अच्छा, आप इससे आगे का काम आप खुद करना, B में से B ट्रांसपोज घटा के आधा कर लोगे, Q मिल जाएगा। फिर आप क्या करना, P प्लस Q को जोड़ देना। यहाँ पे जो P आया है जैसे कि हमने निकाला था ऊपर, और यहाँ पे जो Q आया है वो जोड़ना। जोड़ के जो मैट्रिक्स आएगी ना वो यहाँ लिखना। आपको तुरंत नज़र आ जाएगा कि यार ये मैट्रिक्स तो A मैट्रिक्स ही है,
तो यानी कि P प्लस Q को आप एक्सप्रेस कर दोगे A के बराबर, या फिर आपने A मैट्रिक्स को सम ऑफ 2 मैट्रिक्स एक्सप्रेस कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए, B माइनस बी का हाफ करके आपको Q मिल जाएगा। तो जो ये Q मिलेगा इसकी वैल्यू यहाँ लिखना, P मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाला हुआ है, देखो है ना, P मैंने ऑलरेडी आपके लिए निकाला हुआ है, तो P की वैल्यू यहाँ पे रख देना। इन दोनों को जोड़ोगे जो मिलेगा ना वो A मैट्रिक्स ही होगी, ऑटोमेटिकली A आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।